जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स के कंप्लीट बुक से कुछ निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। दोस्तों इनकी संख्या 45 रहने वाली है। और दोस्तों ये आपके फिजिक्स बुक से चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 यानी कंप्लीट फिजिक्स बुक से लिए गए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। तो आप लोग ध्यान से और अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। इसमें से बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। और दोस्तों इससे पहले हम बायोलॉजी के कंप्लीट बुक का निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिए हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए आपके समय को बिना वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो दोस्तों प्रकाश की जो किरणें हैं वे हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के प्रवर्तन के जो नियम हैं वो 2 नियम हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। आपने इसके बारे में विस्तार से पढ़ लिया होगा या फिर हमारी पिछली वीडियो में आप लोगों ने देख लिया होगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वह आपका काल्पनिक होता है, यानी समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा काल्पनिक बनता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण में जो बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वह सीधा एवं हरासित होता है। सीधा एवं हरासित का मतलब हुआ दोस्तों सीधा, और सीधा का मतलब सीधा हो गया और हरासित का मतलब क्या हुआ, छोटा हो गया। यदि आपसे आवर्धित कहीं पूछा जाए तो आवर्धित का मतलब क्या हो गया, तो बड़ा हो गया। हरासित का मतलब क्या हो गया दोस्तों, तो यहाँ पे छोटा हो गया और आवर्धित का मतलब बड़ा हो गया। तो आप लोग समझ चुके होंगे। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दर्पण का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों दर्पण का सूत्र और लेंस का सूत्र लगभग इक्वल होता है, लेकिन उसमें क्या डिफरेंस रहते हैं। तो दर्पण के सूत्र में यहाँ पे प्लस रहता है, जबकि लेंस के सूत्र में यहाँ पे केवल माइनस लगा देंगे, बाकी सब सेम रहेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। दर्पण सूत्र 1/f = 1/v + 1/u होता है, जबकि लेंस का सूत्र 1/f = 1/v - 1/u होता है। तो माइनस और प्लस का डिफरेंस रहता है। आइए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है। तो अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें जो है वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। अगला क्वेश्चन है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों आवर्धन का जो है कोई मात्रक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेंस के आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस के मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। कौन कौन होती है, तो 2f1 और 2f2 होती है। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो दोस्तों अवतल लेंस पूछा गया है तो आवर्धन का मान v/u हो जाएगा। लेकिन वहीं पे दोस्तों यदि आपको अवतल दर्पण पूछा रहता है तो यहाँ पे क्या हो जाता, -v/u हो जाता है। इसमें थोड़ा सा मेजर डिफरेंस रहता है, आप सभी देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। तो म्यू का मान जो होता है sin I/sin r होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है, sin I/sin r। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि निम्न में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो आप सभी जानते हैं कि लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, और डायोप्टर जो है क्या है, लेंस की क्षमता का मात्रक है। और यहाँ पे आप सब जानते हैं कि P = 1/f होता है, यानी लेंस की क्षमता को हम लोग P से सूचित करते हैं। ठीक है, तो P = 1/f होता है। इसका मतलब हो गया कि लेंस की क्षमता जो है लेंस के फोकस के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी फोकस जो है, फोकस बढ़ाएंगे तो क्षमता का मान घटेगा और फोकस घटाएंगे तो क्षमता का मान बढ़ेगा, यानी इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो दोस्तों वह आपका उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है वह धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो यह हवा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों मिट्टी का उपयोग नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है वह है। तो मतलब मानो
के आँख के अंदर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यह क्वेश्चन कहने का मतलब है। तो दोस्तों यह रेटिना पे बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का व्यवहार होता है। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है, तो यहाँ पे निकट, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं निकट, ये एक प्रकार का ट्रिक है। तो निकट में कितना अक्षर है, तो 3 अक्षर है, तो लेंस का व्यवहार किया जाएगा 4 अक्षर वाला, यानी 3 अक्षर वाला का लेंस जब आपसे पूछेगा तो आप 4 अक्षर वाला आंसर दीजिएगा। जैसे निकट में 3 अक्षर हैं तो इसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाएगा, तो अवतल लेंस का। वहीं यदि आपसे पूछा जाता है कि दूर दृष्टि दोष के लिए, तो दूर में कितने अक्षर हैं, तो 2 अक्षर हैं, तो इसमें किस लेंस का व्यवहार किया जाएगा, तो उत्तल लेंस का, क्योंकि उत्तल में 3 अक्षर हैं। तो आप लोग इस ट्रिक की मदद से इस क्वेश्चन को आसानी से याद रख सकते हैं। 1 नंबर आपको आसानी से आपके बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो दोस्तों प्रिज्म का उपयोग किया जाता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है। तो दोस्तों बैगनी रंग के किरण का झुकाव जो होता है स्पेक्ट्रम में अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है। तो दोस्तों यह नीला वर्ण है। नीला वर्ण जो है वायुमंडल में जो है कि अधिक झुकाव पैदा करता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है। तो आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, और उसके बाद धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और ओम किसका मात्रक होता है दोस्तों, तो यह प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, और प्रतिरोधकता का मात्रक पूछेगा तो ओम मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होगी। तो 1 माइक्रो एम्पियर के तुल्य दोस्तों 10⁻⁻6 एम्पियर जो हो जाएगी विद्युत धारा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि धारा मापने में किसका उपयोग होता है। तो दोस्तों एमीटर का उपयोग जो है धारा मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों हमने अभी आपको बताया कि विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। वाट जो है शक्ति का SI मात्रक है, एम्पियर धारा का मात्रक है, और ओम जो है किसका मात्रक है, तो प्रतिरोध का मात्रक है। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है। तो 1 वोल्ट बराबर जूल बाई कूलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। तो कुंडली का प्रतिरोध जब भी ज्ञात करना होगा तो उसके लिए सूत्र लगाएंगे R=V/I, यानी प्रतिरोध बराबर वोल्ट बट्टा क्या है कि धारा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो विद्युत बल्ब का तंतु जो है टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। तो हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि प्रतिरोध पूछेगा, प्रतिरोध का मात्रक तो ओम हो जाएगा, प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा ओम, और यदि प्रतिरोधकता पूछेगा तो ओम मीटर हो जाएगा। बस इतना ही डिफरेंस है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का SI मात्रक देखिए पूछ लिया तो क्या हो जाएगा ओम हो जाएगा। जूल जो है कार्य ऊर्जा का मात्रक है, और उसके बाद वोल्ट जो है विभवांतर का, और एम्पियर धारा का मात्रक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शक्ति का मात्रक क्या है। तो हमने आपको बताया कि शक्ति का मात्रक वाट है, वोल्ट विभवांतर का मात्रक है, एम्पियर धारा का मात्रक है, और ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो 1 किलोवाट घंटा को हम लोग क्या लिखते हैं, 1 kWh भी लिखते हैं। तो 1 kWh जो है 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो दोस्तों यह पद जो है IR² जो है विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित धनावेशित कण जो कि अल्फा कण है किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर प्रतिक्षेपित होता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो दोस्तों इसकी दिशा हो जाएगी ऊपरी मुखी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो दोस्तों यह जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन करता है, तो डायनेमो करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति जो है उसे हम लोग जनित्र के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान
क्या होता है? तो दोस्तों परिपथ में विद्युत धारा का मान जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है लघुपतन के समय। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों नरौरा नाभिकीय संयंत्र जो है यह आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत पृथ्वी पर सूर्य है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो दोस्तों इसमें एक दिशीय होता है ऊर्जा का प्रवाह पारिस्थितिक तंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो ओजोन का आणविक सूत्र जो होता है O3 होता है, यानी ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर ओजोन के एक अणु का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा O3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। तो दोस्तों इस रसायन का नाम है DDT। DDT रसायन जो है जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अपघटक का उदाहरण है। तो अपघटक का उदाहरण हो जाएगा कवक। कवक जो है एक प्रकार का अपघटक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा नहीं है? तो पर्यावरण का हिस्सा दोस्तों कह रहा है कौन है कह रहा है। तो वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल ये तीनों पर्यावरण के हिस्से हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत महासागरीय तरंग, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा तीनों हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव क्या है? तो इसका प्रमुख अवयव का नाम है प्रोपेन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री शुरू हो रहा है। तो केमिस्ट्री का भी हम सबका PDF, सब सब्जेक्ट का PDF तैयार कर लिए हैं। सभी जो रहने वाले हैं कंप्लीट निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा तो आप लोग एग्ज़ाम जब देने जाइएगा इसको देखकर तब आकर कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।